हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे चीन समर्थक मालदीव के नए राष्ट्रपति का एक और भारत विरोधी एक्शन। भारतीय सेना को मालदीव से निकालने के बाद एक और बड़ा एक्शन लिया गया है दोस्तों भारत के साथ समझौतों पर। बताएंगे क्या है ये खबर, साथ ही साथ बताएंगे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एनआईए ने किया केस दर्ज। बताएंगे क्या रहा कारण, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान में रिफाइनरी नहीं बनाएगा सऊदी अरबिया। प्रिंस सलमान ने जिन्ना के देश को दिखाई उसकी औकात। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे वर्ल्ड कप में इंडिया टीम की हार के बाद इस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बता दिया है वर्ल्ड कप हारने का कारण। मोदी जी को ब्लेम किया गया है दोस्तों इस नेता के द्वारा। बताएंगे किसने ये बात कही है, एक से एक जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, मोदियत हर चीज मुमकिन है और भारत के संप्रभुता अखंडता का आप दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन समर्थक मालदीव के नए राष्ट्रपति का एक और भारत विरोधी एक्शन। 100 समझौतों के रिव्यू का कर डाला ऐलान। जी हाँ, मालदीव में चीन के चहेते नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने शपथ लेने के बाद भारत विरोधी एक्शन शुरू कर दिया है। मालदीव के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा है कि मालदीव में 77 भारतीय सैन्य कर्मी है और उनकी नई सरकार भारत के साथ हस्ताक्षरित 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा कर रही है। इससे पहले देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद मोहम्मद मुइज़ू ने शनिवार को भारत सरकार से मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया था। अब ऐसे में उनकी नई सरकार भारत के साथ हस्ताक्षरित 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा कर रही है। जी हाँ, अब तक मालदीव और भारत के बीच में जितने समझौते हुए हैं दोस्तों, उन सभी समझौतों की समीक्षा कर रहा है। ऐसे में सैनिक को जो हटाने की बात थी उससे ये लग भी रहा था कि चलो मालदीव चाह रहा है कि वो किसी भी विदेशी सैन्य बल को अपने देश में नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अब जो ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि वो भारत वाले समझौते का ही समीक्षा करना चाहती है। ऐसे में दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि ये चीन समर्थित मुइज़ू की सरकार कहीं ना कहीं भारत के साथ चीन के कहने पर विरोध जताने की कोशिश कर रही है और भारत के साथ कोई ना कोई दुश्मनी मोल लेना चाहता है ये मुइज़ू। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि बैकएंड में चाइना का सपोर्ट मिल रहा है और चाइना कहीं ना कहीं मालदीव के इस नए राष्ट्रपति को भड़काने की कोशिश कर रहा है और वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है मालदीव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य रखिएगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि एक तरफ मालदीव के राष्ट्रपति भारतीय सैनिकों को वापस जाने को कह रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के विमानों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या ही है। जी हाँ, 100 से ज्यादा समझौते की समीक्षा कर रहा है, भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन इन बयानों से इतर मालदीव के अधिकारी भारत की ओर से दिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का पुरजोर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुइज़ू की ओर से भारतीय सैनिकों को भेजे जाने के औपचारिक ऐलान के एक जस्ट दिन बाद ही माले के अधिकारियों ने इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की मदद से एक 36 वर्षीय महिला को अतोल अस्पताल से माले के सेंट्रल एरिया कमांड भेजा गया। अब ऐसे में दोस्तों मालदीव के इस नए राष्ट्रपति के दोहरे चरित्र को लेकर आपका क्या कहना, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एनआईए ने किया केस दर्ज। एयर इंडिया के यात्रियों को दी थी इसने धमकी। बता दें भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर विवाद जारी है। इस बीच सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एयर इंडिया से उड़ान भरने वाले यात्रियों को धमकी देने के मामले में एनआईए ने सोमवार यानी 20 नवंबर को केस दर्ज कर लिया। एनआईए ने घोषित आतंकवादी पन्नू के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 120B, 153A और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम के सेक्शन 10, 13, 16, 17, 18, 18B और 20 के तहत भी केस दर्ज कर लिया है। दरअसल पन्नू का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, इसमें उसने एयर इंडिया की 19 नवंबर की फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को धमकी दी थी। एनआईए ने बयान जारी कर बताया कि पन्नू ने 4 नवंबर को एक वीडियो जारी किया था। इसमें वो सिखों से कह रहा है कि वो एयर इंडिया की 19 नवंबर और उसके बाद की फ्लाइट से यात्रा ना करे क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। एनआईए ने आगे कहा कि पन्नू भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए गलत नैरेटिव फैला रहा है। वो साथ ही सिखों और अन्य धार्मिक समूहों के बीच नफरत बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार का ये सबसे पहला एक्शन पन्नू के खिलाफ ले लिया गया है। एनआईए ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों बहरहाल अब ये देखना होगा कि कनाडा की सरकार क्या मोदी सरकार की मदद करती है इस मामले में, क्या पन्नू को हथियाने में कनाडा की सरकार मदद करती है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या जस्टिन ट्रूडो इसमें मदद करेंगे भारत की, या कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश की जाएगी पन्नू को ट्रूडो के द्वारा? जो भी लगता है बताइएगा। चलते और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में
रिफाइनरी नहीं बनाएगा सऊदी अरबिया। प्रिंस सलमान ने जिन्ना के देश को दिखाई औकात। बता दें, सऊदी अरब ने पाकिस्तान में अत्याधुनिक और डीप कन्वर्जन रिफाइनरी स्थापित करने से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। 10 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली इस रिफाइनरी की स्थापना के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर जमकर डोरे डाले थे। इसके बाद सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको ने पाकिस्तान में रिफाइनरी की स्थापना पर हामी भी भर दी थी। अब द न्यूज ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरामको कंपनी इस परियोजना में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। रिपोर्ट के अनुसार अगर यह डीप कन्वर्जन रिफाइनरी बनकर तैयार होती तो इससे प्रतिदिन 3 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता था। परियोजना में निवेश के लिए सऊदी अरामको को लुभाना पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने एक नई हरित रिफाइनरी नीति अधिसूचित की है, जिसमें सऊदी सरकार की इच्छा के अनुसार 25 वर्षों के लिए 7.5% डीम्ड ड्यूटी और 20 वर्षों के टैक्स छूट के भारी प्रोत्साहन शामिल है। इस डेवलपमेंट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अब सऊदी अरामको के शीर्ष पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हालिया बातचीत में संकेत दिया है कि अरामको ने खुद को सऊदी सरकार से अलग कर लिया है और काफी हद तक विनिमयन हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्त, ऐसे में अब सऊदी प्रिंस सलमान ने जिन्ना के देश को दिखा डाली उसकी औकात। पाकिस्तान के साथ अब कोई भी रिफाइनरी डील नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बांग्लादेश में बहुत बड़ा पॉलिटिकल फसाद। सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी के चुनाव लड़ने पर हुआ प्रतिबंध। भारत लेकिन अपना खुश। जी हाँ, बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने रविवार को फैसला सुनाते हुए देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने की इजाजत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है और इस फैसले के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साफ हो गया है। बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2013 में इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी को देश की धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया था और उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बांग्लादेश में अगले साल 7 जनवरी को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वोच्च अदालत से 2013 के फैसले को पलटने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हाँ, ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है दोस्तों। ये चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत ने सीक्रेटली किया क्रूज मिसाइल का टेस्ट। किसी को नहीं लगी भनक, जल थल और हवा में लगेगी दुश्मनों की परेड। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने सीक्रेटली यानी गुपचुप गुप्त तरीके से इस साल फरवरी में क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ये पनडुब्बी से लॉन्च किया जाने वाला क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM है। इसको पनडुब्बियों के टारपीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। SLCM को जमीन पर हमला करने वाली निर्भय क्रूज मिसाइल के आधार पर बनाया गया है। ये मिसाइल अभी भी इन प्रोसेस है। डीआरडीओ का ये टेस्ट काफी सीक्रेट था। 10 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगा था। ANI ने एक्स पर दुबई एयर शो में डीआरडीओ स्टॉल पर पोस्टर शेयर किया था, जिसके बाद इसके बारे में जानकारी हुई। ANI के एक पोस्ट के अनुसार इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और इसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में डीआरडीओ को थैंक यू जरूर कहिएगा आप लोग। एक और खबर की बात करें, जहां पर चीन की धरती से इजराइल पर बरसे मुस्लिम देश। आखिर इनके जुटान के पीछे ड्रैगन का क्या मकसद है? जी हाँ, चीन की धरती पर सोमवार से मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ है। सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन और फलस्तीन यहाँ पर एक खास मकसद के साथ पहुंचे हैं। ड्रैगन की मेजबानी में हो रही इस बैठक का इजराइल हमास युद्ध से भी कनेक्शन है। यदि 2 दिवसीय बैठक चीन की तरफ से बुलाई गई है, जिसका मकसद मिडल ईस्ट में शांति की स्थापना है। इसमें हिस्सा लेने पहुंचे सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि मुस्लिम और अरब देशों के प्रतिनिधि यहाँ से स्पष्ट संदेश देने के लिए जुटे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लड़ाई और हत्याओं को बंद किया जाना चाहिए। इस दौरान फलस्तीनी प्राधिकरण के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो फलस्तीनियों को मिटाना चाहता है। अल मलिक आंशिक रूप से वेस्ट बैंक को नियंत्रित करते हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हालांकि हाल की अवधि में इजरायली सरकार द्वारा किए गए उपायों का उद्देश्य अपनी ऐतिहासिक जमीन के अवशेषों पर फलस्तीनी लोगों की उपस्थिति को खत्म करना है। इजिप्ट सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल गाजा के निवासियों को मानवीय सहायता खत्म करने के लिए एक पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजिप्ट राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा तक मदद पहुंचाना चाहता है, लेकिन इजरायल इसमें अड़ंगेबाजी कर रहा है। जी हाँ, ऐसे में जिस प्रकार से चीन की धरती से इजरायल पर मुस्लिम देश बरस रहे, दोस्तों कहीं ना कहीं इस जुटान के पीछे ड्रैगन का ये मकसद नजर आ रहा है कि वो मुस्लिम देश के नए मुखिया बनना चाहते हैं और उनको एकजुट करना चाहते हैं। जी
जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान में फिर बनेगा बांग्लादेश, भारत की भूमिका निभाएगा तालिबान, पश्तूनिस्तान का माजरा क्या है बता दें। पाकिस्तान ने 8 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान के साथ संबंधों को सामान्य करने से पीछे हटने की पुष्टि की। इसे आधिकारिक तौर पर अफगान तालिबान सरकार के प्रति पाकिस्तान की विदेश नीति में बदलाव के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से काबुल को यह सूचना दी है कि वो तालिबान सरकार को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं देगा। इसे तालिबान पाकिस्तान संबंधों में गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में बहुत महत्व रखता है क्योंकि वर्षों से अफगान तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है, जिसमें अगस्त 2021 में काबुल में अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान रिपब्लिकन सरकार को सत्ता से हटाने में सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। पाकिस्तान में कई लोगों के लिए अफगान तालिबान का उदय उसकी दशकों पुरानी नीति की जीत थी। महत्वपूर्ण रूप से इसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान की रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है, जो प्रभावी रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां चीन ने लगाई डांट तो औकात में आया पाकिस्तान, मुनीर की सेना ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ा दी। जी हां, पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना ने एक बार फिर से चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। चीनी नागरिकों पर बलूचों के खूनी हमले के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी पीएम और सेना प्रमुख दोनों को जमकर डांट लगाई थी। चीन ने पाकिस्तानी सरकार से साफ साफ कहा था कि अगर उनके देश में सीपीईसी परियोजना में लगे सैकड़ों चीनी वर्कर्स की सुरक्षा को नहीं बढ़ाया गया तो वो काम बंद कर देगा। यही नहीं, चीन अपनी सेना को पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भेजना चाहता था। चीन के दबाव के बाद अब पाकिस्तान ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। जी हाँ, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वो प्रत्येक चीनी कर्मचारियों को बुलेट प्रूफ कार मुहैया कराए। रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह एक मीटिंग की है और फैसला किया है कि चीनी कर्मचारियों के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिका चीन सैन्य वार्ता फिर से शुरू होने से भारत पर क्या पड़ेगा असर बता दें। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हाल में आयोजित हुए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी इपेक शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। समिट में दोनों नेता दोनों देशों के बीच समानता के आधार पर फिर शुरू करने और उच्च स्तरीय सैन्य संचार शुरू करने पर सहमत हुए। बता दें कि पूर्व अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की पिछले साल ताइवान यात्रा की वजह से अमेरिका चीन तनाव चरम पर पहुंच गया था और दोनों देशों के बीच सैन्य संचार बाधित हो गया था। अब इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात केवल द्विपक्षीय मामला नहीं है बल्कि इसका भारत पर भी गहरा असर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए ये अपने राजनयिक और रणनीतिक दृष्टिकोण को फिर से परखने का क्षण है। जी हाँ, अमेरिका चीन संबंधों की बदलती गतिशीलता पड़ोसी देश चीन को लेकर भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है। हालांकि अमेरिका और चीन के साथ संबंधों पर भारत का दृष्टिकोण बहुआयामी है। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं जहां जापान ने तीसरी बार फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से छोड़ा जहरीला पानी। बता दें, जापान के क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से प्रशांत महासागर में उपचारित रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को तीसरी बार छोड़े जाने की प्रक्रिया तय योजना के अनुसार सुरक्षित रूप से समाप्त हो गई। संयंत्र के संचालकों ने सोमवार को यह जानकारी दी। देश के सी फूड उत्पादकों को हालांकि पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लगाए गए चीनी आयात प्रतिबंध से परेशानी हो रही है। सी फूड का आशय समुद्री जल से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे मछली, झींगा, ऑक्टोपस, सीप, कुछ प्रकार के शैवाल आदि से है। एक और खबर की बात करें जहां भारत का शिशुमार क्लास पनडुब्बी का अपग्रेडेड वेरिएंट देगा जर्मनी। अब चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। जी हाँ, जर्मनी ने पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना को HDW क्लास 214 पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। भारतीय नौसेना पहले से ही HDW क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है। इसे भारत में शिशुमार क्लास के नाम से जाना जाता है। हालांकि जर्मनी ने इस बार अब इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का ऑफर दिया है। इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी थीसेन ग्रुप AG यानी TAG बनाती है। इस जर्मनी कंपनी ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों को बनाने का ऑफर दिया है, जिसकी लागत $4.5 बिलियन से ज्यादा होगी। HDW क्लास पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जो 72 मीटर लंबी होती है। नई पनडुब्बी कई तरह से घातक हथियारों और तकनीक से लैस है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने लोग मानते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद से डिफेंस सिस्टम को एडवांस करने में काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और लगातार भारत की डिफेंस सिस्टम मजबूत हो रही है। अपनी राय अवश्य दीजिएगा, साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें जहां तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 30 नवंबर तक दर्ज करे नवाज शरीफ का
का बयान, अदालत का एनएबी को आदेश। जी हाँ, पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई को आदेश दिया कि वो तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 30 नवंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान दर्ज करें। इस्लामाबाद में जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो के खिलाफ सुनवाई की। 4 साल के आत्मनिर्वासन के बाद नवाज शरीफ की लंदन से 21 अक्टूबर को वतन वापसी हुई है। उनके वकील काजी मिसबाह ने अदालत से अनुरोध किया था कि वो मामले में 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के बयान दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को निर्देश जारी करे ताकि वो भी अपना पक्ष सामने रख सकें। डॉन अखबार की खबर में उनके हवाले से कहा गया है कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में एक पूरक संदर्भ दाखिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि एनएबी नवाज के बयान को भी दर्ज करे। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां करेंसी बदलकर अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे नए राष्ट्रपति, जेवियर आजमाएंगे मोदी सरकार वाला क्या प्लान। जी हाँ, अर्जेंटीना में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में वामपंथी सरकार का सुपड़ा साफ हो गया है और देश की अर्थव्यवस्था को गर्द में पहुंचाने वाली सरकार को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो वहीं जिस शख्स को देश की जनता ने अपना नया राष्ट्रपति चुना है उनका नाम जेवियर माइली है, जो अपने उग्र और दक्षिणपंथी विचारों के लिए अक्सर विवादों में घिरे रहे हैं। लेकिन जेवियर माइली के राष्ट्रपति बनने के बाद अब अर्जेंटीना की करेंसी पेसो पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जेवियर माइली ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो देश को महंगाई से निजात दिलाने के लिए वो पैसों का डॉलर में बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान में सिखों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का बहुत बड़ा दावा, एसजीपीसी की बैठक में गरमाया मुद्दा, रिपोर्ट मिलने पर होगी तुरंत कार्रवाई। जी हाँ, धामी का बड़ा बयान। बता दें, करतारपुर साहिब पाकिस्तान एसजीपीसी के प्रधान धामी ने करतारपुर साहिब की घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की रिपोर्ट मंगवाई जा रही है, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही निहंग सुखचैन सिंह द्वारा बाबा बलबीर सिंह को श्री अकाल तख्त का जत्थेदार घोषित करने की घटना पर स्पष्ट किया कि एसपीसी अधिकारी गुरिंदर सिंह इसकी जांच कर रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब परिसर में हुई घटना अत्यंत निंदनीय है। दोस्तों, आपको बता दें कि करतारपुर साहिब परिसर में 18 नवंबर की रात हुई पार्टी के दावे को लेकर छिड़ा नया विवाद। पार्टी में शराब व मांस खुलकर सेवन होने की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इस करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में खुलकर शराब और मांस का सेवन किया गया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तानी पत्रकार ने ऐसा क्या कह दिया कि भारतीयों ने ही धो डाला, कहा आपके प्रधानमंत्री को तो इसको जेलर ने बताया होगा। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 में भारत के हार को लेकर भारतीय टीम की हार पर तंज कस रहे पाकिस्तानी। खुद पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन विश्व कप में बेहद खराब रहा था और पाकिस्तान लीग मैच से बाहर हो गया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से कुछ लोग भारतीय टीम को लेकर घटिया कमेंट कर रहे हैं। ऐसा ही एक कमेंट किया है पाकिस्तानी पत्रकार एहतिशाम उल हक ने। उसने ट्वीट करते हुए लिखा कि कम से कम हम लोग मैच अपने प्रधानमंत्री के सामने तो नहीं हारे। बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फाइनल मैच मुकाबला देखने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे और एहतिशाम उल हक ने यह ट्वीट पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत की हार से जोड़ते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद भारत ने जो धोया है दोस्तों इस एहतिशाम को, उसके क्या ही कहने। भारत ने एहतिशाम उल हक के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि आपके प्रधानमंत्री को तो स्कोर भी जेलर ने ही बताया होगा। जी हाँ, इमरान खान को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इस पाकिस्तानी एहतिशाम को, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं जहां फ्री फलस्तीन टी शर्ट पहनकर वर्ल्ड कप मैच में उतरने वाले पर खालिस्तानी आतंकी मेहरबान, 8,30,000 का इनाम। जी हाँ, अमेरिका और कनाडा स्थित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उस ऑस्ट्रेलिया युवक को $10,000 यानी कि 8,33,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है, जिसने वर्ल्ड कप मैच के दौरान रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा उल्लंघन किया था और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच के दौरान फ्री फलस्तीन टी शर्ट पहनकर मैदान में प्रवेश किया था। अब ऐसे में इसको इतने लाख रुपए देने की बात कह रहा है आतंकी पन्नू, कह रहा है कि उसको इनाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में खुल करके आतंक फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है ये आतंकी खालिस्तानी पन्नू। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत को बड़ा खतरा, देश छोड़कर गए विदेश मंत्री ने किया खंडन। जी हाँ, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने अमेरिकी राजदूत के देश छोड़कर जाने पर निराशा जाहिर की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत पीटर हास बांग्लादेश छोड़कर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स है कि बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने कथित तौर पर अमेरिकी राजदूत को धमकी दी थी। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राजदूत पीटर हास बांग्लादेश में होने वाले
सरेआम चुनाव में दखल दे रहे थे, जिससे नाराज होकर बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने कथित तौर पर पीटर हास को धमकी दी थी। हालांकि बांग्लादेशी सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि देश के पास इतना सामर्थ्य है कि वो अपने विदेशी मेहमानों को सुरक्षा दे सके। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का बड़ा ऐलान, सूर्य कुमार यादव को मिली कमान। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं श्रेयस अय्यर आखिरी 2 मैच में टीम के साथ जुड़ेंगे और उप कप्तान की भूमिका भी निभाएंगे। इस सीरीज में भारत को 5 T20 मुकाबले खेलने हैं। इस सीरीज में वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे अधिकतर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे तो उप कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को मिली है। आखिरी के 2 मुकाबलों में टीम के साथ जुड़ने वाले श्रेयस अय्यर बाद में उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। एक और खबर की बात करें, जहां पर वर्ल्ड कप में हार को लेकर बेनीवाल का पीएम मोदी जी पर तंज, कहा मोदी के कारण हारी है इंडिया। जी हां, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस बीच विश्व कप ने जगह ले ली है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए विश्व कप फाइनल में भारत की हार के बाद RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पीएम मोदी पर बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल ने भारत की हार का ठीकरा पीएम मोदी पर ही फोड़ डाला। एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर यह बयान दिया है। घोद विधानसभा में RLP प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गए बेनीवाल ने मंच पर बैठे लोगों से पूछा कि कितने विकेट गिर गए, जिसके बाद वो पीएम पर तंज कसते हुए कहते हैं कि पीएम भी मैच देखने गए होंगे, जिस पर मंच पर बैठे लोगों ने कहा कि पीएम के कारण भारत हार गया, जिस पर बेनीवाल ने कहा कि फिर तो हारना ही था, वो तो हार का जनरेटर है। इस पर दोस्तों आपका जवाब देना चाहेंगे, उनके इस बयान को लेकर बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू मिशन में मजदूरों तक खाना पहुंचाने के बाद अब क्या है प्लानिंग। फोन वाईफाई को लेकर बड़ी खबर। दरअसल उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों को सोमवार को बोतलों में पैक की गई खिचड़ी भेजी गई है। यहाँ एक 6 इंच चौड़ा पाइप भेजने में सफलता मिलने के बाद उससे खुशी का माहौल है और करीब 60 मीटर दूर फंसे मजदूरों को एक और लाइफ सपोर्ट पाइप मिलने से उन्हें ड्राई राशन की बजाय अब संतुलित भोजन दिया जा सकेगा। यहाँ राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्नल दीपक पाटिल ने कहा कि बहुत जल्द मोबाइल फोन चार्जर और वाईफाई की सुविधा भी पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों ये सुविधाएं तो बाद की बात है। फिलहाल अगर आप भी मानते हैं कि सुविधाएं तो दी ही जाए, लेकिन जल्द से जल्द इनको बाहर निकालने पर पूरा जोर होना चाहिए। तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। आपका क्या इस पर राय होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण हटा दूंगा। जी हाँ, जगतयाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि तेलंगाना में सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी। तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेंगे। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर मतदान आगामी 30 नवंबर को होगा, जिसके परिणामों की घोषणा बाकी 4 और राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जी के इस ऐलान पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा, बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।